फ्रेंड्स, आरआरबी जेई का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है। 10 दिसंबर तक आरआरबी जेई का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट था। और अब आप लोग के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि सर हम कैसे आरआरबी जेई सीबीटी 1 को क्लियर करें। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में, आपको थंबनेल से पता लगा होगा कि 90 डेज का स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं इसमें हमारे जो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा क्लियर किया है, जिन्होंने अभी अभी बीटेक फाइनल किया है और वो पहला कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। या तो आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर ये आपका पहला एग्जाम हो। ये स्ट्रेटजी वीडियो सबके लिए होगा, सबके लिए ये बनाया गया है। तो आप इस स्ट्रेटजी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये स्ट्रेटजी इस तरह से बनाया गया है कि कैसे 90 डेज में आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। सबसे पहले जो भी मित्र ये फॉर्म अप्लाई किए हैं, अब आप लोग कंपटीशन देखना बंद कर दीजिए कि सर किस जोन में कितना कंपटीशन है, कौन सा सेफेस्ट जोन है, कौन सा टफेस्ट जोन है, वो देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप अब जोन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आपको अब उतना देखने का आवश्यकता नहीं है। आपने अप्लाई किया है तो सोच समझ के अप्लाई किया है। अब आपका मेन फोकस प्रिपरेशन पे होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आरआरबी जेई सीबीटी 1 का प्रीलिम्स निकलेगा तब जा करके आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होइएगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि सीबीटी 1 का कट ऑफ इसलिए मायने करता है कि हर एक पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। जितना ज़्यादा पोस्ट का कट ऑफ आपका क्लियर होगा, आपको सीबीटी 2 में एक पोस्ट मिलने की संभावना उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का आपको एम होना चाहिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों को सीबीटी 1 में क्लियर करें और सीबीटी 2 में एक पोस्ट आपका क्लियर हो पाए, फाइनली आपका सिलेक्शन हो पाए। 90 डेज का ही स्ट्रेटजी क्यों? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि मार्च के मंथ तक या मार्च के मंथ के एंड तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सीबीटी 1 का मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इतना ही समय एक्चुअल में आपको मिलेगा। तो उन समय में कैसे यूटिलाइज़ किया जाए उन समय को, उसके लिए ही ये स्ट्रेटजी है। तो ये 90 डेज का ही समय अभी से आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलने की संभावना थोड़ी कम है। चलिए, तो 90 डेज के स्ट्रेटजी को मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है, हर एक मंथ के हिसाब से। मतलब 3 मंथ में आपको यहाँ पे सेपरेट करके मैं बतलाऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले मंथ में जब फर्स्ट आपको सिलेबस को पढ़ना है, पहला 1 से 2 दिन आपको सिलेबस पे टाइम पूरा का पूरा देना है। सिलेबस कैसे कैसे है इसका पूरा जानकारी होना चाहिए। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, वो सारे नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे आपको मैं ब्रीफली बतलाऊँ तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का जो सिलेबस है, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके जीके के आते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा। टोटल इसमें 100 प्रश्न होंगे, जिसमें टोटल 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आपको मैथ या रीजनिंग में समय कम मिलेगा, अगर आपका स्पीड कम है, तो वहाँ पर आपका टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए आपको मैथ के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट मंथ का डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें फाउंडेशन क्रिएट करना है, फाउंडेशन बनाना है। जो लड़के पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका फाउंडेशन बिल्कुल कमजोर होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो मैथ होता है, रीजनिंग होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। जो आप अब तक पढ़ते आए हैं वो नहीं होगा, वो अलग तरह का होते हैं। उसमें ट्रिक्स और टिप्स काम करते हैं, तो वो आपको देखने हैं और फाउंडेशन क्लियर करना है। तो मैथ का फाउंडेशन क्लियर करने के लिए किसी भी रेपुटेटेड टीचर का, जो भी टीचर आपके मैथ के अच्छे लगते हैं, उनका 1 शॉट वीडियो देखिए, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन बनाए गए होते हैं। उन सारे वीडियोज़ को आपको देखना है और उनसे एक नोट्स बनाना है, अपना शॉर्ट नोट्स, जिसमें फार्मूला हो, जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हो वो हो, और इस तरह से आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। मान लेते हैं आज के समय में मैंने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स थे, कितने तरह के प्रश्न आते हैं, वो सारे हमने पढ़ लिए, बेसिक्स क्लियर कर लिया, फाउंडेशन बना लिया। अब उसके 20 से 30 क्वेश्चन हम लगाएंगे और उसके बाद उसको उतना करके उसको मेरा एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बता दूं कि मैथ में टोटल 20 टॉपिक्स हैं और 20 टॉपिक्स को आपको ऐसे कवर करना है कि एक मंथ में आपका क्लियर हो जाए। अब आपको इसके लिए 3 घंटा देना पड़े, दिन का 4 घंटा देना पड़े, दिन का 5 घंटा देना पड़े, जैसे भी हो, आपको एक मंथ से 45 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा। और इस तरह से नोट्स भी बनाने हैं और 30 से 35 क्वेश्चन उस टॉपिक के लगाने भी हैं। मैथ यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। इस तरह से फर्स्ट मंथ में सिर्फ इतना ही फाउंडेशन आप क्रिएट कर पाएंगे।
सेकंड रीजनिंग, रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग बहुत बेसिक आता है, पजल्स आते हैं, नंबर सिस्टम आता है, रिलेशन आता है और उसमें एजम्पशन आता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। मैं सिलेबस आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। इन टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन टॉपिक को आपको एक एक टॉपिक डेली क्लियर करना है। टोटल मिला करके इसके 13 से 15 टॉपिक ही हैं। तो 15 टॉपिक आप कोशिश करिएगा कि 15 डेज में आपका ख़त्म हो जाए। 15 दिन में सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जैसे एक टॉपिक पढ़े, मान लेते हैं मैं आज रिलेशन पढ़ा और रिलेशन से रिलेटेड 20 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेम ही डे कर लेंगे और इस तरह से करके सारा फाउंडेशन हमने क्लियर कर लिया। सारे जो टॉपिक्स हैं उसको 1 महीना के अंदर आप क्लियर करेंगे और रीजनिंग है वो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा और इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। दिन का 2 घंटा भी आप देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको फर्स्ट मंथ में ही इसका आपको कवर कर लेना है और ये बड़े आसानी से हो जाएगा। थर्ड जो आया वो है साइंस। साइंस के लिए आप क्या करेंगे? साइंस के लिए आपको नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि क्लास 10 तक के साइंस पूछा जाएगा। जो लोग बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बता रहे हैं, बहुत सारे आपके मित्र हैं वो बतला रहे हैं कि 12 तक का आपको साइंस पढ़ना है, तो उस भ्रम में मत रहिए। आपको 12 तक के साइंस नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ 10 तक के साइंस पढ़ने हैं। और 9th और 10 का या तो आप NCERT का बुक ले आइए। बुक मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा क्योंकि बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, तो वो आपको पढ़ना आसान रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनाना आसान रहेगा और थ्योरी पढ़ने में कम समय लगता है। फैक्चुअल जो आप पढ़ने जाएंगे तो जैसे बहुत सारा क्रैक्स आता है, NCERT का सार आता है जिसमें सारी चीज़ें दिए होती है, तो वो अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको उसमें ज़्यादा समय लगेगा, फैक्चुअल रहेगा, याद करना पड़ेगा। और अगर आप वो थ्योरी किताब पढ़ने जाएंगे तो वो जल्दी समाप्त हो जाता है। तो आपको कैसा आसान पड़ेगा वो आप खुद देखिए। या तो आप क्रैक्स ले लीजिए जिसमें NCERT का सार लिख के आएगा, मैं यहाँ पर फोटो लगा दे रहा हूँ, इस तरह के बुक्स हैं। और या फिर आप NCERT क्लास 9 और क्लास 10 का NCERT लाइए और उसको जितना बार हो सकता है रिवाइज करते जाइए। इसमें अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं नाम बतला रहा हूं। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, मैग्नेटिज्म, उसके बाद फोर्स, एनर्जी और साउंड। ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बतलाया फिजिक्स का। इन्हीं से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें एसिड बेस है, मेटल नॉन मेटल, टाइप ऑफ रिएक्शन और पीरियोडिक टेबल और उसका डेवलपमेंट, इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। यही मेन इंपॉर्टेंट है। और आप बायोलॉजी के देखेंगे तो बायोलॉजी में सेल्स से लेकर के रिप्रोडक्शन सिस्टम तक, डिजीजेज, लाइफ स्टाइल, वो सारे आते हैं। तो बायोलॉजी आप लोगों का जैसा है उस हिसाब से आप उस समय दीजिएगा। अगर NCERT आप पढ़ते तो उसी में ख़त्म हो जाएगा। और बायोलॉजी के लिए हो सकता है कि आपको अलग से थोड़ा बहुत सोर्सेस पढ़ना पड़ जाए क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा आप लोग के लिए नया है, सबके लिए नया होता है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके लिए नया होता है, तो उसमें ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। डेली का 2 आवर्स कम से कम साइंस के लिए दीजिएगा। और अगर आप 2 आवर्स भी डेली का देंगे तो 1 मंथ से 40 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा NCERT 2 बार रिवाइज हो जाएगा। और फैक्चुअल डाटा के लिए आप अलग से जो पढ़ेंगे वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लगाने का, तो आप अलग से क्वेश्चन मत लगाइएगा। जैसे मैथ की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, GK GS की बात कर रहा हूँ, तो साइंस का बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लगे कि किस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर साइंस के सवाल आपको नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आप जो ग्रुप D के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो साइंस का लेवल होता है बहुत अच्छा आता है और उसमें साइंस के बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर से पढ़ सकते हैं, आप जहाँ से भी पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़ें। साइंस का फ़ायदा पढ़ने से ये है कि आपके CBT 1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आता है और CBT 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है जो 15 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपका कवर हो जाएगा। तो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर करना है अभी से ही। GK की बात करें तो GK का 15 नंबर के GK के प्रश्न आते हैं, जिसमें से इसमें करंट अफेयर भी 5 से 7 रहते हैं। मतलब 10 नंबर का आएगा, वो आएगा पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से और हिस्ट्री से। तो इन सारे टॉपिक्स में से जो टॉपिक स्कोरिंग है, जो टॉपिक आपको लगता है कि हम आसानी से कर पाएंगे कवर, वहीं से कवर करना स्टार्ट करिएगा। जैसे पॉलिटी के कुछ सवाल होते हैं जिसमें डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और इस तरह के जो सवाल आते हैं, सिंपल सवाल, वहाँ से आप लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग को और भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा हमको। और सेकंड, ये फर्स्ट मंथ का प्लान था। सेकंड मंथ में आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट मंथ आपके फाउंडेशन के लिए था और फर्स्ट मंथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।
कुछ दिन और लगेगा, तो मान लेते हैं 40 से 45 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रेटजी है, इतने दिन में आपको ख़त्म करना ही होगा अगर आपको इस बार प्रीलिम्स निकालना है तो। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो मंथ होगा वो आपके स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए होगा, प्रैक्टिस के लिए होगा। फर्स्ट मंथ है फाउंडेशन के लिए, सेकंड मंथ जो होगा वो स्पीड बढ़ाने के लिए होगा, आपके एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए होगा, आपके बिग पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए होगा और उसको ओवरकम करने का होगा मंथ ये सेकंड मंथ में। तो आप मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और मॉक लगाएंगे। सेक्शनल मॉक डेली लगाने हैं, 2 से 3 सेक्शनल मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं हर एक का। मैं रीजनिंग का भी बात कर रहा हूँ, मैथ का भी बात कर रहा हूँ और साइंस का भी बात कर रहा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सवाल लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिससे क्या फ़ायदा होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका बिग पॉइंट पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि किस टॉपिक में हमको ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, मतलब किस तरह के सवाल हमारे लिए टाइम टेकिंग है, तो वो आपको पता लगेगा। और जो भी आपका गलतियाँ हो रहा है उस पर काम करेंगे और इस मंथ के अंत तक 60 दिन के अंदर तक आपको एक्यूरेसी ले आना है, आपको स्पीड ले आना है, आपको जो आपका बिग पॉइंट है, जो बिग सब्जेक्ट्स है उसको मजबूत कर लेना है। ये 60 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट मंथ आपका फाउंडेशन का था और सेकंड मंथ आपका प्रैक्टिस का था, तो थर्ड मंथ आपका एग्जाम रेडी होना है, एग्जाम रेडी होने का है। इसमें आपको क्या करना है कि डेली एक मॉक देने हैं, फुल मॉक जिसको बोलते हैं, फुल मॉक 1.5 घंटा का टेस्ट आपको डेली देने हैं। देखिए, जब आप मॉक देंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। जब आप मॉक देंगे तो आपको मॉक लगाने में 1.5 घंटा का समय लगेगा और उसको एनालाइज करने में भी आपको 1.5 घंटा के आसपास का समय लगना चाहिए। क्या क्या आप वहाँ से पता करेंगे, क्या क्या आउटकम आप निकालेंगे। आपको पहले चेक करना है कि आपका किस तरह के सवाल हैं वो गलती हो रहे हैं। दूसरा पता लगेगा कि किस तरह के सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं। और तीसरा पता लगेगा कि किस तरह के सवाल में हमको ज़्यादा समय लग रहा है। तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें पता लगेगी। जिस टॉपिक के आपके सवाल नहीं बनेंगे उस तरह के प्रश्नों को जाना है, फिर से समझना है, सीखना है और फिर से आकर के उसको इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपका अगला बार में टेस्ट हो तो उसमें कोई भी प्रश्न आपका गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपके प्रश्न बनाने में समय ज़्यादा लग रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, तो आप उसके नए ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे। कहाँ से सीखेंगे? तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप जाएंगे, वहाँ से सीखेंगे मैथ और रीजनिंग के टिप्स और उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि कम से कम समय में आप उसको बना पाएँ। स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब आपके पास समय की कमी होगी और 100 प्रश्न आप 1.5 घंटे में नहीं बना पाएंगे, तो धीरे धीरे आप स्पीड आपका आता जाएगा। जैसे जैसे आप शॉर्ट ट्रिक सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न आपके बिल्कुल नहीं बने, जिसका आपने नाम भी नहीं सुना, उस तरह के प्रश्नों के लिए आपको डेली ये ज़्यादा प्रश्न आएंगे साइंस में और आपके जीके में आएंगे। इसके लिए आपको डेली उस तरह के सवालों को सोल्व करना है। प्रीवियस ईयर सवाल सोल्व करने हैं, मॉक लगाने हैं और सेक्शनल मॉक लगाने हैं। मान लेते हैं आपको जीके में पॉलिटी के सवाल नहीं बन रहे हैं तो पॉलिटी के सेक्शनल मॉक लगाएंगे, उसको और बार बार रिवाइज करेंगे। मतलब एग्जाम रेडी होना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एग्जाम में भी ऐसा ही सिचुएशन होगा जहाँ पे कुछ सवाल बन रहे होंगे, कुछ सवाल नहीं बन रहे होंगे। देखिए, ध्यान देने लायक मॉक में क्या क्या बातें होती है। पहला बात, जो कोई भी जब आप टेस्ट देते हैं तो किसी भी सवाल में आपको फंसना नहीं है, किसी भी सवाल को ईगो पे नहीं लेना है। आपको जो सवाल नहीं बन रहे हैं उसको स्किप करके निकलना है। जो सवाल आपको लग रहा है कि टाइम टेकिंग होगा तो उसके लिए हम लास्ट में बनाएंगे, आकर के उसको हाईलाइट करना है, मार्क करना है। उसके बाद जो प्रश्न आपको तुरंत लग रहा है बन रहा है उसको बनाएंगे, फिर आगे चलते जाएंगे। मतलब किसी भी एक प्रश्न पे ज़्यादा समय नहीं देंगे और जो लगता है कि टाइम देगा उसके लिए हम उसको मार्क करके आगे चलते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप अटेंड करेंगे। और मॉक जो होता है वो आपके स्टडी के आपने कितना प्रिपरेशन किया उसको एवेल्युएट करने के लिए होता है। उसमें मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं देखने हैं, उसमें आपको परसेंटाइल देखने होते हैं कि आपके कितने परसेंटाइल मार्क्स उसमें बन रहे हैं। अगर आपके टेस्ट में 90% या 95% के आसपास में परसेंटाइल आ रहा है, मतलब आप 95% लोगों से आगे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा आपका मॉक जा रहा है। मॉक में नंबर वेरी कर सकता है क्योंकि हार्डनेस अलग होगा, मॉडरेट होगा, इजी होगा, हार्ड होगा, तो उस हिसाब से मॉक का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन परसेंटाइल पे आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटाइल आपका ठीक ठाक होना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट से आपका मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए। उसके बाद देखिए, कभी भी मार्क्स से कंपेयर मत करिएगा। आपका जो मॉक होता है वो आपको इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। आपको
ये तीनों गलतियां पता करने के लिए होता है। जो गलती आपको पता लग गया उस पर वर्क करिए और अपने हिसाब से इस पूरे स्ट्रेटजी को मोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपका कोई लगता है कि मैथ मेरा अच्छा है तो मैथ को कम समय देंगे, लगता है आपको जीके कमजोर है तो जीके को ज़्यादा समय देंगे, किसी को लगता है कि मेरा जीके अच्छा है तो वो ज़्यादा समय साइंस को देगा या फिर मैथ को देगा। जिसका जो पोर्शन ज़्यादा कमज़ोर है उसको ज़्यादा समय देगा और इस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करिएगा, अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करिएगा। आप इस तरह से करिएगा कि फर्स्ट मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आपका फाउंडेशन बन जाए, सेकंड मंथ में आप पूरा प्रैक्टिस करें और थर्ड मंथ में आपका एग्जाम रेडी होना है। तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट करें और इस तरह से आप करेंगे तो आपका पक्का 100% आपका इस बार CBT 1 क्लियर होगा। तो जानना कि हमने कितने मार्क्स लाए थे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमने कैसे CBT 2 को 3 मंथ में क्रैक किया था, आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी मिल जाएगा। और आपको लगता है कि CBT 2 के लिए भी स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हाइप जरूर करेंगे। हाइप का बटन आपको कमेंट को स्लाइड करने के बाद मिल जाएगा तो वो जरूर करेंगे। और कोई भी कंफ्यूजन होता है प्रिपरेशन के दौरान तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर के फ्री आप डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही मैं हर एक संडे आकर के आपके डाउट्स लेता हूँ और वहाँ पर आपको हेल्प करने का प्रयास करता हूँ, तो उससे जुड़े जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।